गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू रिसर्च ईडीयू चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और यदि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया कर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो आगे जो आने वाले वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि इससे पहले हमने पाँच चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, पढ़ा दिया हूँ। अब मैं आया हूँ लेकर के छठा चैप्टर, और वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या समझने वाली चीज़ है, वो हम इसमें क्या करें, इस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन तो होते ही रहता है हमारे संसार में। भौतिक परिवर्तन का अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास ही क्या होता है, घटना घटती है। रासायनिक परिवर्तन भी क्या होता है कि आसपास घटना घटती है, यानी कि सब घटना आपके इर्द गिर्द घट रही है, लेकिन आपसे वह घटना समझ में नहीं आ रहा है कि वो घटना रासायनिक है या फिर भौतिक है। तो आज हम इसी पर हम विचार करेंगे कि हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है और कौन सी घटना रासायनिक परिवर्तन में आती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें देखिएगा कि 4 से 5 पॉइंट हम इसमें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सब पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन। चौथा हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। फिर हम 5 पढ़ेंगे, आपका 5 में पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। ठीक है, यानी मुख्य रूप से हम क्या करेंगे कि इसमें हम 5 चीज़ देखेंगे। ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है ना, ओजोन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और फिर क्रिस्टलीकरण क्या है। इस सब का क्या क्या परिवर्तन होता है इस समय इसमें देखा जाता है। इसकी वजह से हर एग्जाम में आपको 1 न 2 क्वेश्चन मिल ही जाती है देखने के लिए। हम इसको क्या करेंगे, बस समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ जाइएगा, बहुत कुछ आपको आगे एग्ज़ाम में ये बहुत वीडियो हेल्पफुल आपको महसूस कराएगी जब आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगी तब। ठीक है, तो आइए हम विचार करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो आप जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, ये सब संसार की माया है। भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि वह पदार्थ, ठीक है, जो 2 या 2 से अभिक्रिया करने के बाद वह पुनः उसी अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि जिस अवस्था से हम परिवर्तन कर रहे हैं, किसी दूसरे पदार्थ को जोड़ करके फिर उसी परिवर्तन में वो आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि मोम को पिघला रहे हैं। तो मोम क्या था, पिघलता है। मोमबत्ती तो देखे होंगे, मोम क्या था, पिघलता है। तो जब मोम को जब हम क्या दिए, उष्मा दिए, यानी 2 हो गया चीज़, 2 तत्व हो गए। तो उसको जब उष्मा दिए, एक मोम हुआ, जब दोनों जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि मोम पिघला। तो पहले क्या था, लिक्विड था, लेकिन जैसे ही फिर उसे क्या किया, थोड़ा सा छोड़ दिया गया, तो फिर क्या हुआ, फिर मोम में वो परिवर्तित हो गई। ठीक है, यानी मोम का जो पिघलना वो हमारा क्या कहला रहा है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोम फिर से आ जा रहा है, सूखने के बाद, नमी आने के बाद फिर क्या होता है, मोम में परिवर्तन हो जा रही है। तो वैसे अवस्था को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब जैसे दूसरा बार हम ले लेते हैं कि इसी में क्या एक ले लेते हैं, कागज़ का फाड़ना। कागज़ अगर फाड़ दिए, ठीक है, क्या पावर, क्या वो फिर कागज़ जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। फिर उसको या तो गोंद से चिपका दीजिए, किसी तरह से चिपका दीजिए, वो क्या जुड़ जाएगा। तो उस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कहता है कि वह पदार्थ जो
किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराने पर पुनः अपने पहले की अपेक्षा पहले की अवस्था में आ जाती है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, या अथवा कर दीजिए अथवा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब यही हो गया कि उसी पदार्थ को फिर उल्टा करके हम उसी पदार्थ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसको आप उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे, ठीक है, इसी को भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या लिख सकते हैं? मोम का पिघलना। फिर लीजिए कागज का फाड़ना। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या हो रहा है कि हमारा, अब जैसे कि क्या लिखे कि बर्फ से पानी बनना है ना, बर्फ से पानी बनना। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि क्या है, ये हमारा है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ है तो पानी बना सकते हैं, फिर पानी है तो उसको हम बर्फ बना सकते हैं, तो उसको उस अवस्था में क्या करते हैं हम लाभ है, वही हमारा क्या करा रहा है? भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो कहता है रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे रहा हो, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? हम रासायनिक परिवर्तन। यानी कि अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो उसको हम जलाने पर पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता, यानी कि जितने भी सारे जो पदार्थ है जलाने पर उसे पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन इसी का जस्ट क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इसको तो लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं रासायनिक परिवर्तन के मतलब के उदाहरण के बारे में, रासायनिक परिवर्तन के क्या लिखेगा कि लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर लिखिए लीजिए। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक है ना पदार्थों को मिलाकर है ना नए पदार्थ का है ना नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसका जैसे आप मान लो उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या आ सकता है? मान लेते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि MgO प्लस क्या लेते हैं? H2O ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम है ना हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है,
यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या अथवा का ध्यान लिख दीजिए, अथवा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, ठीक है। यानी कि MgO प्लस H2O, ठीक है। हमने एक चीज़ ये चीज़ बात समझिए, ठीक है ना, कि यानी मैग्नीशियम क्या है, एक पदार्थ है, ये क्या है, दूसरा पदार्थ है। दोनों को जोड़ने पर क्या बन जा रहा है, MgH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, यानी क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है, ठीक है। तो अथवा इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। यानी कि मिल्क ऑफ अगर मैग्नीशियम का अगर सूत्र पूछ दिया जाए तो हमारा सूत्र कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि MgOH2, है ना। तो इस तरह का तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र होती है, तो MgOH2 होता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि जो पदार्थ को हम जला रहे हैं वो पुनः हम उस रूप में नहीं ला सकते हैं, तो वैसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब जैसे खाना कोई जब बना रहे हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के बाद क्या होता है, यानी मान ली दाल भात है ना, सब्जी बन गया, तो फिर से क्या उसको दाल भात सब्जी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। यानी कि जो काम इम्पॉसिबल है, जिसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, वैसे ही परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन। अब मान ली किसी पेड़ की आप टहनी तोड़ के ले आइए, ठीक है, तो जब किसी पेड़ का आप टहनी तोड़ लीजिएगा तो फिर उसको आप जोड़ सकिएगा, नहीं जोड़िएगा। जिस तरह से आप कागज़ को फाड़ करके, तो कागज़ तो बना तो दे रहे हैं, उसकी प्रक्रिया होती है कागज़ बनने को, बन जाता है, लेकिन क्या पेड़ को जब टहनी को जब तोड़ देगा तो क्या पेड़ की टहनी फिर से उस तरह से बन जाएगा, नहीं बनेगी। तो इस तरह का जो परिवर्तन हमारा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहते हैं, हमसे एक गलती हो गई है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें जो वीडियो जो थी वो हमारा था अम्ल क्षार और है ना लवण का था। उसमें हमने बता दिया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो भी था जिंक हाइड्रोक्साइड जो भी थी, ठीक ना, उसमें जो हाइड्रोक्साइड में जो डाले थे, यानी कि इस तरह से हमने लिखा था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH लिखे थे, ठीक है, फिर Zn हाइड्रोक्साइड लिखे थे, फिर हम लिखे थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखे थे, ठीक है, फिर हम लिखे थे अमोनिया का, फिर हमने सूत्र बताया था, तो वहाँ पर हम लिख दिए थे Al कर दिए थे, ठीक है, वहाँ पर गलती हम लिख दिए थे। और यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम का क्या होता है, है ना, NH4OH होता है, ठीक है, ये होता है अमोनिया का सूत्र होता है, NH4OH होता है। और इसमें क्या कहते हैं, सब में क्या कहते हैं, हम 2 को छोड़ दिए थे, क्या किए थे, 2 को हमने छोड़ दिया था, ठीक है। यही क्या हुआ, हमसे गलती हुआ था, ठीक है ना। उसको आप क्या करिए, सब सुधार लीजिएगा, क्योंकि उस समय क्या था, फ़ोन आ गया था, हम थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा हम इधर उधर भटका दिए थे, इसलिए दिक्कत हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार दीजिएगा कि जो भी हमने लिखा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या था, OH2 होती है, ठीक है, हमने क्या लिखा था, सिर्फ खाली OH लिखा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप गौर करिएगा कि जो हमने सोडियम को जो लिखा था कि NaOH लिखे थे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लिखे थे, तो इसका सूत्र क्या है, एकदम सही है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। लेकिन बाकी सब जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सभी क्या होते हैं, 2 में होती है, ठीक है। ये सब का बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा सा देखने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको हम बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन क्या है। आप लोग सभी लोग तो नाम तो सुने ही होंगे ओजोन का नाम, कि ओजोन क्या है। तो कहता है ओजोन वैसी है, यानी कि वह घटना है जिससे कि है ना मनुष्य को, जानवर को, है ना, पेड़ पौधों को क्या था, वो संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि ओजोन का अर्थ ये हो जाता है कि ओजोन का एक परत होती है वायुमंडल में, जो कि परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है। अब परावैंगनिक किरणों को जो रोक रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, मतलब ओजोन कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ओजोन का क्या होता है कि ओजोन बोले या फिर O3 जिसको हम बोलते हैं, है ना, ओजोन का अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, O3, यानी कि ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिल करके क्या होता है, ओजोन की परत बनाई जाती है, ठीक है, मतलब निर्माण होता है। यानी कि जैसे ही अगर परावैंगनिक किरणें सूर्य के प्रकाश अगर आती है तो ये क्या करता है कि जो हमारा ओजोन है वो क्या करता है, वो सोख लेता है और फिर वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन में वो खंडित होता है, यानी कि वो टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें बच जाते हैं।
यानी कि कहता है कि अगर गलती से अगर पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा पे या जंगल में या किसी जानवर पर गिर जाए तो त्वचा कैंसर की धारण, यानी त्वचा जो कैंसर जो होती है उसको मतलब कि पकड़ने की अवधारणा बन जाती है ना, हो जाती है कि ये मतलब कि कैंसर के शिकार हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन इस सबसे बचने के लिए क्या करते हैं हम, ओजोन की परत क्या करता है, उस ऊपर है जो हमको क्या करता है वो संरक्षण प्रदान करता है। तो ये ओजोन की परत में हमने बताया। ओजोन की परत में ये पूछ सकता है कि ओजोन कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिल करके बना होता है, तो हम क्या बोले हैं कि जो ओजोन जो है वो तीन ऑक्सीजन के परमाणु की है ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या होता है वो बना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं O3 बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ओजोन के बाद हम अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं क्या ग्लोबलाइजेशन में, कि अगर आप ओजोन के बारे में लिख लीजिए, ओजोन कहता है कि ऑक्सीजन के है ना 3 परमाणु से है ना मिलकर बना होता है ना। कहता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है ना, उसे ही है ना क्या बोलते हैं ओजोन कहा जाता है। ओजोन है ना कहा जाता है। यह परावैंगनिक किरणों से है ना रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो यहाँ लिख दीजिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब में यही होता है कि आप जानते हैं कि लोहा क्या होता है कि वो जंग हो जाती है। जब लोहा जंग में आ जाता है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो हमने बहुत सारे प्रक्रिया क्या करता है हम अपनाते हैं। जो हम प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस लगा देते हैं कभी कभी लोहा पे, या फिर हम उसको पेंट चढ़ा देते हैं, या फिर उस पर हम प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, या कोई इस तरह का हम परत चढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं मतलब कि लोहा को हम क्या करते हैं हम बचा सकते हैं ये सब प्रक्रिया की विधि के द्वारा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे नमी नहीं हो है ना, जहाँ पे वायु मतलब कि हो लेकिन हल्का फुल्का हो, ज़्यादा ना हो, तो उस अवस्था में क्या हो जहाँ पे पानी ना हो उस अवस्था में अगर हटा करके उसको रख दिया जाए लोहा, तो उससे भी क्या तो बचाया जा सकता है। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या होती है कि लोहा पर जिंक या क्रोमियम का परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या कहलाता है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप समझिए, यानी कि जिंक और जो क्रोमियम का जो परत जो चढ़ा रहे हैं, यानी कि लोहा को सुरक्षित देने के लिए, यानी कि लोहा का जंग नहीं लगे इसके लिए हम क्या करते हैं इसको हम परत चढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि लोहे की सुरक्षा के लिए यहाँ लिख दीजिए क्या, लोहे की है ना सुरक्षा के लिए है ना जिंक या क्रोमियम का परत चढ़ाना ही है ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि लोहे की सुरक्षा के लिए जिंक या क्रोमियम का परत चढ़ाना ही हमारा क्या कहलाता है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया जाता है, तो क्वेश्चन में आपका ये रहेगा जिंक और क्रोमियम, ठीक है। जिंक को क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में हम जस्ता भी कहते हैं, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं समझ लीजिए क्रोमियम और जिंक अलग अलग है, मतलब सॉरी एक है, बल्कि दोनों क्या है अलग अलग है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण में क्या होता है यानी क्रिस्टलीकरण में ये होता है कि वह पदार्थ है ना कि जो एक क्रिस्टल के रूप में हम अलग कर दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यानी अर्थात ये हम मान सकते हैं, एक उदाहरण से इसको समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास आधा गिलास पानी है, फिर आप चीनी ले लिए, ठीक है। मान लें कि आधा गिलास पानी में आप कितना मतलब कि कितना ग्राम आप चीनी को घोल सकते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम।
तो ज़्यादा ज़्यादा आप आधा किलो। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि बिलियन से अधिक जो हमारा विलय है, विलय हमारा कौन है, चीनी है, और बिलियन हमारा क्या है, पानी। यानी कि जिसमें हम घोल रहे हैं वही हमारा क्या है, बिलियन है, और जो हम चीज़ को घोल रहे हैं वही हमारा क्या है, विलय है। बात बस पकड़िएगा, बढ़िया समझिएगा कि चीनी और पानी में, पानी हमारा क्या है, बिलियन है, यानी कि विलय को हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम घोल रहे हैं, तो जिसमें हम घोल रहे हैं वही हमारा क्या है, बिलियन है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि बिलियन से विलय अधिक हो, ठीक है, अगर विलय अगर अधिक होगा तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। इसी को क्या करता है कि मतलब कि चीनी को इतना ज़्यादा घोलिए, इतना ज़्यादा घोलिए कि अब वो घोलने लायक है ही नहीं है, ठीक है। तो उस अगर जब घुला जाएगा पूरी तरह से, अब जब उसके बाद और डालिए तब नहीं घुलाएगा, तब वो दोनों को फिर क्या करें, वो अलग करिए, यानी कि ठोस अलग कर दीजिए, जो फिर जितना आपके पानी थे वो अलग करिए। तो यही विधि को क्या करता है, यानी कि जो अलग हो रहा है जो ठोस के रूप में, वही हमारा क्या क्रिस्टल है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। और वही क्रिस्टल हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यानी कि इस पूरे प्रक्रिया विधि से जो हम काम कर रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। यानी कि चीनी और पानी को अलग करने की विधि या उसको एक मतलब उसको मिलाने की विधि को हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिस्टलीकरण कहलाता था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ लगा है या कुछ आपको लगा है कि सर यहाँ पे हमको और ज़्यादा समझ में नहीं आया है, कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊँगा, हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए है ना, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।